मित्रों, आज हम जाति व्यवस्था की जड़ों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम अपने विचार रखेंगे कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के भारत में कितने प्रयास हुए और जो प्रयास हुए वो कहाँ तक सफल हुए, यदि विफल हुए तो क्यों हो गए। इस संदर्भ में आपको मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में बहुत सारी बातें व्हाट्सएप के जरिए आपके दिमाग में डाली जाती है, जिसमें एक बात ये भी डाली जाती है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, हिंदुओं में सनातन में जो जाति व्यवस्था है वो मुगलों द्वारा बनाई हुई है। तो इसका मैं खंडन कर देता हूं कि एकदम झूठ बात है, क्योंकि मुगल यानी बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आता है और रामचरितमानस की रचना उसके पोते, उसके पौत्र अकबर के शासनकाल में लिखी जाती है। रचना होती है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, जो 1570 के आसपास है, यानी कि 16वीं सदी में ही मुगल आते हैं और उसी समय रचना लिखी जाती है। तो यदि उस समय ही जातियां बनाई गई होती तो जातियों के बारे में ऐसी सामाजिक मान्यता उस समय नहीं लिखी जा सकती थी जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे किसी जाति को अधम कह के बुला देना, कह देना संभव नहीं था। जो पहले से ही जिनको नीच माना गया होगा उन्हें ही गोस्वामी जी ने नीच लिखा होगा। अब वो नीच मानने का कारण उचित है या अनुचित, यही सब चर्चा हम लोग करेंगे और क्यों माना गया इस पर चर्चा करेंगे। जैसे एक तो आप सुंदरकांड का 2 की चौपाई पढ़ते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, जिस पर बहुत तरह तरह से व्याख्या होती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तुलना में शूद्र के लिए कुछ अलग बात कही गई है। अब ताड़ना का अर्थ ताड़ने से, अनुशासन से है, पीटने से है, देखने से है, संरक्षण करने से है, चाहे जो भी आप अर्थ का के गहराई में जाकर अर्थ निकालें, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से कुछ अलग रखा गया, कुछ अलग रूप में देखा गया। इसी तरह से उत्तरकांड में 99वें और 100वें दोहे के बीच में एक चौपाई है, जहां गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तरकांड में, जे वर्णाधम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। ये भविष्यवाणी करते हैं कि वर्णों में जो अधम है, यानी जातियों में जो अधम है, तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि, ये अपनी स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाएंगे। आगे भी लिखते हैं, खैर मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, कि ते विप्रन सन आप पूजा में उभय लोक निज हाथ न सामय, और तब वो ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाएंगे। ये इन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं। मेरा इसमें कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं ये बताऊं कि ये बातें उचित हैं कि अनुचित हैं। यह मैं श्रोताओं पे, पाठकों पे, रामचरितमानस के पाठकों पर छोड़ता हूं, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ यह स्पष्ट करने का है कि भारत में जो जाति है वो जाति की उत्पत्ति मुगल काल में या मुसलमानों के शासनकाल में हुई है, यह मानना उचित नहीं है। इसके अलावा और भी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तो चलिए आप कहेंगे कुछ तंज कसा गया है। एक जगह और भी है कि जब केवट जी के पास, निषाद राज के पास भरत जी पहुँचते हैं तो देख रहे हैं, तो वहाँ एक बात लिखी है कि वो भी कहार जाति का उल्लेख किया गया। कहार जाति हमारे यहाँ, आप देखिए, मछली पालन का व्यवसाय मुख्यतः कहार जाति करती है और मिट्टी का काम कुम्हार जाति कहती है। तो उसमें लिखा हुआ है। ऐसे ही अयोध्या कांड के दोहा संख्या 192 में, जहाँ निषाद राज से भरत जी जब मिलते हैं चित्रकूट में, जब राम जी को मनाने जाते हैं उससे पहले, तो वहाँ वो जो दृश्य देख रहे हैं उसका उल्लेख करते हुए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहारन आने, यानी कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए और भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चल दिए। वो भरत जी से मिलने के लिए मछलियाँ ले आए थे। तो इसका मतलब यह है कि उस समय मछली का जो काम कर रहे थे उनको कहार कहा गया, या आज के जो कहार जात के लोग हैं वो उनको कहते हैं जो अपने कंधे पर कोई भार ढोते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। और वही कहार जाति आज भी देखी जाती है। अक्सर मछली का व्यवसाय या सामान ढोने का काम वैसी जात के लोग प्रायः करते रहे हैं। अब संविधान और समाज के कारण से, संविधान के कारण से, समाज बदलने के कारण से सब चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन कुल मिला के
मैं ये कहूँगा कि ये कहना कि जाति व्यवस्था मुगलों की देन है, ये उचित नहीं है। मैं और भी एक दोहे का उल्लेख करूँगा जो गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में दोहा संख्या 194 में लिखा है। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख पामर चांडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम राम कहते ही पवन पवित्र पावन और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। यानी जो अर्थ है, जो भाव है, वो भी ये दिखाने का है कि ये अन्यथा तो तरने के लायक नहीं है, लेकिन ये राम का नाम ले लेते हैं तो ये भी तर जाते हैं। यानी वहाँ जो पैदा हो गया या वो जो उस रूप में है वो अपने आप में अधम या नीच है। कुछ इस तरह के भाव हैं और ये भाव कोई अनोखे नहीं है। समाज में भी ऐसे ही भाव आम तौर पे देखे गए हैं। अब समाज बदला है, बदल रहा है। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये जाति व्यवस्था मुगलों ने बनाई, ये मानना संभव नहीं है। अच्छा है कि अगर हम इसको बुराई मानते हैं तो बुराई की उत्पत्ति कहाँ से और क्यों हुई, इस पर चर्चा कर लें कभी। लेकिन आज का हमारा विषय केवल इतना भर है कि इसकी जड़ें क्या हैं, ये कहाँ से पैदा हुई, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसको समाप्त करने के कौन कौन से प्रयास हुए, मेरी चर्चा का विषय सिर्फ इतना है। तो इसको समाप्त करने के जितने भी प्रयास हुए उनको मैं 3 वर्गों में रखता हूं। पहला प्रयास हम मानते हैं गौतम बुद्ध ने किया, गौतम बुद्ध ने किया। दूसरा प्रयास पहला प्रयास गौतम बुद्ध ने, दूसरा प्रयास सिख गुरुओं ने, दूसरा प्रयास सिख गुरुओं ने किया है। और तीसरा संविधान निर्माताओं ने, जिसमें मैं प्रमुख तौर से डॉक्टर अंबेडकर साहब को कह सकता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अकेले डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन नहीं है, बल्कि तमाम महापुरुषों ने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया कि यह प्रयास सफल हो पाया, इसके बारे में कुछ व्यवस्था बन पाई। तो ठीक है, डॉक्टर साहब अंबेडकर को लेते हुए अन्य महापुरुषों को इस योगदान का हम श्रेय देते हैं। गौतम बुद्ध ने, आप जानते हैं कि वर्णवादी व्यवस्था के विरुद्ध बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें वह जन्म आधारित जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते थे। और उसका प्रयास उनके करने का परिणाम यह निकला कि उस समय का, आप जानते हैं कि ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, ईसा पूर्व 5th BC के हैं, ईसा पूर्व 5वीं सदी से। तो इनका प्रभाव ये हुआ कि तमाम राजा महाराजा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। उस समय के सारे राजा लगभग बौद्ध थे, तो जब राजा ही बौद्ध थे तो प्रजा भी बौद्ध रही होगी। और ये कब तक थे, तो माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय तक थे। वो क्या है, वो 3rd AC AD है, 3री शताब्दी ईसा पश्चात। तो 500-400 साल इधर माने, 300 साल इधर माने, तो लगभग 700 वर्षों तक तो जाति व्यवस्था बंद रही होगी, क्योंकि तब तो बौद्ध धर्म का बोलबाला था। फिर भी ये जाति व्यवस्था समाप्त क्यों नहीं हुई? सब लोग एक तरह के पूजा पद्धति में यकीन रखते रहे होंगे, चलिए मान लेते हैं कि रखते रहे होंगे। राज्य का धर्म भी बौद्ध धर्म था, फिर भी जाति की व्यवस्था क्यों नहीं समाप्त हुई? आज क्यों नहीं हमें कोई ऐसा समुदाय मिल जाता जो बौद्धों का केवल समुदाय है। जितने भी बौद्ध आपको यहां मिलते हैं भारत में वर्तमान में, जहां तक मुझे सूचना जानकारी है, वो सब किसी न किसी जाति से जुड़े हुए लोग हैं जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं। सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या तो बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने से बढ़ी है। तो इतना बड़े भारत में, जहाँ की 700 साल तक बौद्ध धर्म का उत्कर्ष था, इतने बौद्ध विहार बने थे, आखिर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी कहाँ चले गए? आज जो भी लोग मिलते हैं वो हिंदू सनातन धर्म की जातियों में बंधे हुए मिलते हैं। यानी क्या बौद्ध धर्म में भी जाति चल रही थी? आगे चलते हैं। सिख गुरुओं ने क्या प्रयास किया, तो इस संदर्भ में मैं बता दूं, प्रथम गुरु गोरखनाथ ने, गुरु नानक ने, सॉरी क्षमा चाहूँगा, प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु नानक ने एक समता मूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया।
उनके बाद दूसरे गुरु अंगद जब आए तो उन्होंने देखा कि उनके कहने पर भी लोग भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं, एक दूसरे का दाना पानी नहीं खा रहे हैं छुआछूत के कारण। तो उन्होंने लंगर की व्यवस्था स्थापित की और एक शर्त लगाई दूसरे गुरु अंगद ने कि जो कोई भी गुरु से मिलने आएगा वो लंगर में संगत में खाएगा। वहां कौन परोस रहा है, कौन बना रहा है, इसकी कोई बात नहीं होगी। सब लोग जमीन पर बैठकर खाएंगे, सब सबको परोसेंगे। अब उसका प्रभाव यह हुआ कि चाहे राजा आए, महाराजा आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई क्षत्रिय आए, कोई धोबी आए, कोई मुसहर आए, कोई चमार आए, सब वहां पे बैठ के खा रहे हैं, कोई मना नहीं कर सकता। तो सब लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या इतने भर से लोग जाति भूल गए? जी नहीं। वे जाति व्यवस्था और जाति बंधन, जाति जकड़न, जाति मान्यताओं में जो विकृतियां हैं उसको अपने साथ लेकर आते थे, उतना ढीला कर लेते थे जितने से कि गुरु जी से मिल सकें। यानी वहां तो लंगर में, पंगत में, संगत में खा लिए, फिर घर गए, फिर अलग अलग खा रहे। जैसे हम लोग करते हैं कि आज भी गांव से जो शहर लड़के चले आए हैं उच्च वर्ण के, वो इस शहर में तो ढाबे में खा लेते हैं, कहीं भोजन कर लेते थे, अपने गांव में जाकर के जो अछूत जातियां थी उनके साथ नहीं खाना खाते हैं। यानी इतना बदलाव उन्होंने कर लिया, लेकिन वहां के लिए भी नहीं बदले हैं। धीरे धीरे बदल रही है व्यवस्था। हमारा उद्देश्य किसी को अपमानित करना, किसी पर कमेंट करना, किसी के पर तंज करना नहीं है, बल्कि भारत की जो ये दुर्व्यवस्था है इसके लिए हम में से जो जितना जिम्मेदार हो उतना वो स्वीकार करे, और जहां से जहां तक हम जो बदल सकते हैं अपने आप को, हम सब बदलने को स्वीकार कर लें, बदलने को तैयार हो जाए, एक अच्छा भारत बन सके। तो क्योंकि गुरु अंगद जी ने जो व्यवस्था बनाई उसके बाद भी जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके आगे एक और प्रयास किया। उन्होंने पंच प्यारे का एक सिद्धांत किया और उसमें सभी व्यक्तियों को, जो कोई सिख धर्म स्वीकार करेगा, सबकी वेशभूषा भी एक कर दी और सबका नाम भी एक कर दिया। सभी पुरुषों के नाम के पीछे सिंह लगेगा, सभी लड़कियों महिलाओं के नाम के पीछे कौर लगेगा, सब पगड़ी लगाएंगे। जैसे अपने यहाँ हिंदू समाज में क्या है कि ब्राह्मण है तो तिलक लगा लेंगे, उनका ड्रेस अलग होता था, क्षत्रियों का ड्रेस अलग होता था, वैश्य जातियों का ड्रेस अलग होता था, किसान जातियों का ड्रेस अलग होता था। ठीक है, शारीरिक श्रम करने वाले जातियों के ड्रेस अपने आप में अलग दिख जाते थे, पहले ऐसा होता था। अब चूंकि सब लोग सब तरह का काम कर रहे हैं, इस नाते आज हमारी बात आप में से बहुत लोगों को समझ में कम आएगी। लेकिन जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने वो प्रयास किया कि सबको कड़ा कंघिया कच्छा केस का सिद्धांत दिया और सबके नाम के पीछे सिंह लगाया, उस समय उनका मकसद यही था कि जात के भेद को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये क्या, आज सिखों में सारी जातियां मौजूद हैं, सब पगड़ी लगा के बैठे हैं, सबके नाम के पीछे विजेंद्र सिंह, सब विजेंद्र सिंह। लेकिन ये वाले विजेंद्र सिंह क्या है भाई? वो सर हम क्या बनिया है ना। ये वाले विजेंद्र सिंह सर वो हम चमार हैं। ये वाले विजेंद्र सिंह सर हम तो राजपूत हैं। ये कैसे हो रहा है भाई? सिंह तो सबके यहाँ लगा हुआ, और कब से लगा है? 16वीं सदी से 15वीं सदी में धर्म की स्थापना हो रही है। यानी टाइटल हटा देने पर, ड्रेस एक कर देने पर भी जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। तो इसी नाते मुझे समझना है कि आखिर इस जाति की जड़ें कहाँ हैं। अब आप कहेंगे तो संविधान निर्माताओं डॉक्टर अंबेडकर साहब आदि लोगों ने क्या किया है जाति व्यवस्था, जाति दीवारों को तोड़ने के लिए। तो ये दोनों लोग फेल क्यों हुए, पहले मैं इसको समझा दूं, तब ये समझ में आएगा कि आखिर ये इन्होंने क्या बदलाव किया होगा। तो हम चलते हैं एक दूसरे उस पर। देखिए, जाति व्यवस्था की जड़ों में मैं इसके दो पैर मानता हूं। जाति व्यवस्था के दो पैर हैं, ये दो पैरों पर चलती है। इसके दो पैर हैं। एक इसका पैर है कर्म का बंधन, कर्म बंधन। दूसरा है विवाह बंधन। बस ये दो पर चलती है। और क्योंकि इसको न तो गौतम बुद्ध साहब तोड़े थे और न तो सिख गुरु महाराज लोग तोड़े थे, इस नाते उनके सारे प्रयास विफल हो गए। सब लोग नकली चादर ओढ़कर जाति बंधन से मुक्त दिखाते थे, लेकिन मानता कोई नहीं था। कर्म बंधन, इस कर्म बंधन से ही ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। कर्म बंधन का मतलब यह है कि बढ़ई परिवार में जो पैदा हो गया वो लकड़ी से ही काम करेगा, वो लोहे वाला काम नहीं करेगा।
माली परिवार में जो पैदा हुआ वो फूल का काम करेगा, वो अन्य कोई काम नहीं करेगा। तमाम किसान जातियां जो होती हैं वो खेती का काम करेंगी। अपने यहाँ कोयरी जो मौर्य लोग हैं वो सब्जी उत्पादन का कार्य करेंगे। ग्वाला जातियां दुग्ध का कार्य करेंगी। कहार जातियां मछली पालन या सिंघाड़ा पालन और इसके अलावा घरों में पानी भरने का काम करती थीं। चमार जात के लोग चमड़ा का काम करेंगे। वो जिंदा जानवर अगर पालकर दूध देंगे, किसी को दूध देते थे तो अछूत है, नहीं ले सकते, वो मृत गाय को उठाते थे। मैंने अपनी आंख से देखा है अपने गांव में। अब कोई इसको बुरा मान जाए तो मान ले, है ऐसी दुर्व्यवस्था रही है, जाति का बंधन ऐसा रहा है। यह कहीं से तार्किक नहीं है, लेकिन रहा है, और जो रहा है उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हम इसको बदलने में भागी न बने, इसको सुधारने में योगदान न करें, तब हम उसके लिए दोषी हैं। और जो इसके लिए कोई बदला लेने की बात करे वो भी दोषी है, क्योंकि बदला लेने वाली चीज नहीं है, क्योंकि फिर समाज वैसे ही हो जाएगा। तो एक तो कर्म बंधन कि जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी का पेशा करेगा। अब इसी से ऊंच नीच पैदा हुआ। भाई एक व्यक्ति ग्वाला परिवार में पैदा हुआ, वो जिंदा गायें रखेगा, गाय का दूध लेगा, गाय का गोबर भी लेगा, गोबर को खेतों में प्रयोग कर लेगा अपने, वो जीवित गायों का पालन करेगा। तो जिंदा गाय उसके पास रहेगी तो दूध दूसरों को भी देगा, तो अछूत नहीं हो सकता वो, क्योंकि दूध दूसरों को दे सकता है। वो दूध खुद पीने को उसको मिल गया। लेकिन कोई ऐसी जात जिसको मृत चमड़े का केवल काम करना, जीवित गाय नहीं रख सकता, अगर ऐसी व्यवस्था है तो निश्चित तौर से वह इस व्यक्ति के तुलना में नीचे पायदान पर खड़ा हो जाएगा आर्थिक आधार पर। समझिएगा, जैसे किसी बस में कोई ड्राइवर और कोई खलासी है, तो काम दोनों बस में कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसको अपने कार्य के आधार पर ड्राइवर की तुलना में डाउन हो गया। और अगर ये कह दिया जाए कि उसके जितने औलाद होंगी वंश में वो सब वही कार्य करेंगे, तो हमेशा फिर तो ड्राइवर और खलासी की जातियां अलग अलग हो गई और हमेशा एक नीचे के ऊपर रह जाएगा। कर्म बंधन था, उससे बाहर नहीं निकल सकता। पूजा पाठ का काम केवल ब्राह्मण ही करेगा, दूसरे काम नहीं करेगा। तो इस तरह से कर्म के बंधन थे। लोहार लोहे का काम करेगा, सुनार सोने चांदी का काम करेगा। तो जो सोने चांदी का काम करेगा, आज आप जाकर के भारत में कर दीजिए गणना, आर्थिक सर्वेक्षण कर लीजिए, सुनार जातियां औसत तौर पर लोहार जात से समृद्ध मिलेगी। आखिर ये कैसे हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि वह जो कार्य कर रहे थे उसमें आमदनी के स्रोत तुलनात्मक रूप से अधिक था। तो इस प्रकार आपके जातियों का जो कर्म बंधन हो गया, इस वजह से आर्थिक स्रोत हर एक जाति का अलग अलग होने के कारण जातियां ऊंच और नीच बन गई है। ऊंच नीच कैसे बनी? अपने कर्म के आधार पर। आज भी आप जब किसी को अपमानित करते हैं तो क्या बोलते हैं? मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, शहर में कोई नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है और पढ़ लिख करके उस पढ़ाई लिखाई के स्तर की नौकरी करता है, और आपने उसको कह दिया मुझे पता है तुम गार्ड हो। गार्ड होना अन्यथा अपमानजनक नहीं है, लेकिन जो गार्ड बन के बैठा उसके लिए स्वस्थ शरीर होना ही पर्याप्त है, उसके लिए बहुत पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। तो आप कर्म के आधार पर भी सम्मान ऊपर नीचे करते रहते हैं, आर्थिक हैसियत के आधार पर भी करते हैं। तो वैसे कर्म से आर्थिक हैसियत बनी और उसी से सामाजिक हैसियत बनी। तो कर्म बंधन एक तो हो गया। दूसरा विवाह बंधन, जो जिस समाज में जिस जाति में पैदा हुआ है उसी समाज में बेटी ब्याहेगा, ये बहुत बड़ी बात। तो इस प्रकार एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता ही नहीं, न तो कर्म के आधार पर एक खाने से दूसरे खाने में कोई जा सकता है, न विवाह के आधार पर कोई जा सकता है। अब आप मत गिना दीजिएगा कि शांतनु महाराज ने किससे विवाह किया, सत्यवती से किया और गंगा से किया। ये सब आपवादिक कहानियां हैं, एक इक्के दुक्के कहानियां मिलेंगी आपको। कहीं अपवादिक रूप से संभव है कि किसी राजा महाराजा ने किसी ग्रंथ में ऐसी कोई चीज़ मिल जाए कि किसी अन्य जात में की लड़की से विवाह किया हो, लेकिन वो सब अपवाद है। उस अपवाद में भी बहुत सारी शर्त और कहानियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है, बहुत सारी शर्त और कहानियाँ मिलेंगी उस अपवाद में भी, ठीक है। तो इस तरह से सत्यवती और शांतनु का विवाह अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी वो एक अपवादिक कहानी है। अन्यथा समाज अगर उस कहानी को आदर्श मानता तो विवाह का बंधन जातिगत बंधन तक सीमित नहीं रहता। तो जो लोग इस हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि शांतनु भूल गए, तो आप शांतनु को मानते हो?
आपके पिताजी, भाई, मौसा, फूफा, चाचा मानते हैं? नहीं मानते हैं, तो शांतनु को अपवाद मान लीजिए। जो शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ वो अपवाद है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस दो तरह के बंधन के होने से क्या हुआ कि जाति व्यवस्था एक जकड़न में बदल गई। इसकी जकड़न, अब हम फिर पीछे वाले पेज पर लौटते हैं कि क्या इन दोनों जकड़नों को रोकने का कोई प्रयास गौतम बुद्ध ने या सिख गुरुओं ने किया? जी नहीं किया। क्या उन लोगों ने कहीं ये प्रयास किया कि धर्म की ही समानता नहीं, पूजा स्थल पर ही समानता नहीं, बल्कि कर्म भी लोग इधर उधर करेंगे, विवाह भी एक दूसरे से करेंगे? अगर किए होते तो निश्चित तौर से 700 वर्षों तक बौद्ध धर्म भारत में रहा है, जाति व्यवस्था समाप्त हो गई होती, वर्ण व्यवस्था ही कह लीजिए समाप्त हो गई होती। अगर वो रह गई, इसका मतलब है कि ऊपरी तौर से तो लोग धर्म एक स्वीकार कर लिए, पूजा पद्धति एक मान लिए, लेकिन आंतरिक तौर से मुख्यतया अपने कर्म बंधन में और विवाह बंधन में जातियों को मानते रहे। जैसे आज भी आप पंजाब में जाइए, सिखों से पूछिए, उनके यहाँ जब विवाह होता है तो वो एक दूसरे की जातियां पूछते हैं। पूजा पद्धति एक है, गुरुद्वारे में एक साथ जाएंगे। अब इसके बाद आइए तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया है और क्या छोड़ दिया है। संविधान निर्माताओं ने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो विधि के विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, आप लोग देखिएगा, जाति बंधन को तोड़ने का एक बहुत बड़ा उपाय अनुच्छेद 19 में किया गया है। आर्टिकल 19(1)(g), एक अनुच्छेद 19(1)(6) में किया गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कोई भी कारोबार, व्यापार, आजीविका या वृत्ति कर सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। कुछ विशेष जैसे मोनोपोली स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसको छोड़ करके कहा गया कुछ भी कर सकता है। ये क्यों लिखना पड़ा? ये इसीलिए लिखना पड़ा कि नहीं कर सकता था। और इसे न केवल लिखा गया बल्कि एक और बात लिखी गई। अब जैसे मान लीजिए कि देश जिस समय आजाद हुआ, छुआछूत उस समय इतनी चरम पर थी, अभी सन 90 तक बहुत ज़्यादा रही है, 90 के बाद बहुत ज़्यादा बदली है, कि कोई अछूत जात का व्यक्ति चाय की दुकान खोलेगा तो पिएगा कौन? गाय पाल लेगा, भैंस पाल लेगा, अगर वो दूध ले जाएगा तो दूध वो चाय की दुकान पर जो अछूत व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है कि उसका सब लोग चाय पीते हैं, लेकिन वो दूध नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर खरीद लेगा तो दूसरे लोग चाय नहीं पिएंगे। ये व्यवस्था थी। तो इसके लिए एक और भी उपाय किया गया। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय बनाया गया। एक बात और जान लीजिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति छुआछूत के अपराध का दोषी है वो सांसद विधायक नहीं बन सकता। एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिस पर यह योग्यता आज तक लागू की गई हो भारत में, तो समझ में आ जाएगा कि जातिगत ऐसी बुराइयों को समाज कितनी शिद्दत से मिटाने को तैयार है। नहीं तैयार है। अगर होता तो एक आदमी तो पकड़ा जाता। खैर, तो अनुच्छेद 17 भी इसका सपोर्ट करता है, किसका? कि छुआछूत को मिटा देंगे और छुआछूत का आचरण जो करेगा उसे दोषी माना जाएगा। लेकिन हम चाय पीने जाए न जाए इसके लिए तो बाध्य कर नहीं सकते। तो एक और व्यवस्था की गई। आप में से तमाम लोगों को याद होगा, अंत्योदय योजना चलाई गई थी और उस योजना के तहत अछूत माने जाने वाली जातियों को 90 के दशक में, 80 से 90 के दशक में, जब मैं बचपन में था, मुझे याद है भैंस बंटवाई गई थी। भैंस क्यों दी गई थी? गाय क्यों दी गई थी? जिससे कि वो पशुपालन करेंगे और दुग्ध उत्पादन करेंगे, और वह दूध जब उनके पास होगा तो अंत में ठीक है सस्ते दर पे थोड़ा देंगे, बाजार में लोग लेने ही लगेंगे। तो इस तरह से एक आर्थिक व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया गया। भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया। जमींदारों से भूमियां लेकर भूमिहीनों को दी गई। आज भी तमाम लोगों को भूमिहीन होने के नाते जमीनें आवंटित की गई, जिससे कि वो कर्म बंधन के लिए आश्रित न रह जाए कि मृत पशुओं का शव उठाना और उनके चमड़े उतारने तक सीमित न रह जाए, या जो भी उनका कर्म है, खेत सबको मिल सके, खेती कर सकें। धीरे धीरे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया गया। और क्या नहीं किया गया जो ये दोनों लोग कर रहे थे कि टाइटल मिटा दो, सबको एक मंदिर में ले आओ, इधर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि ऐसा करने के बाद तो लोग बदले ही नहीं थे। ये संविधान निर्माताओं को, ये डॉक्टर साहब को पता था।
तो क्या जाति व्यवस्था समाप्त हो गई? जी नहीं, समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत हद तक ढीली हो गई है। बहुत हद तक अब असमानता नहीं दिखती है। अब हर जाति वर्ग में से तमाम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, यानी पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं। ऊंचे शीर्ष पदों तक लोग पहुंच रहे हैं। और ये महज 70 साल में अगर हो गया है तो मैं मानूंगा कि भारतीय संविधान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। उससे बहुत सुनहरा बीज निकला है जो भारत को सुधार रहा है। अब इसमें क्या एक नहीं हो रहा है? विवाह बंधन समाज जिस दिन इसको भी छोड़ देगा, जिस दिन इसको छोड़ देगा, उस दिन दो चीजें समाप्त हो जाएंगी। एक तो स्त्रियों के साथ जो लैंगिक भेदभाव है वो बहुत कम हो जाएगा, आज भी बहुत कम हो गया है। और दूसरे, जाति की दीवारें तब ढह जाएंगी। ऑनर किलिंग ज्यादा कहां होती है? आप ही नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था बनाने में केवल ऊंचे लोगों का ही योगदान है। मध्य की जातियां भी जो हैं वो आपस में एक हाथ से बेटी अगर वहां चली गई तो ऑनर किलिंग करते हैं। यानी इस जाति व्यवस्था को संरक्षित करने में सबका कहीं न कहीं योगदान है। उन लोगों का भी योगदान है जो इसे बुरा मानते हैं। तो मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको समझाऊं कि भारतीय संविधान जाति व्यवस्था की इन दो पैरों को उखाड़ने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था में एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जाति व्यवस्था। ये जाति है कि जाति नहीं, और ये समाज को खोखला करती रहती है। उम्मीद है कि मेरे विचार से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आलोचना का सबको हक है, आप भी मेरी आलोचना, मेरी समीक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।